तो हे गाइस, मैं आपके फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 54 लेकर। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अगर आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर हमेशा की तरह याद दिला दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। कमेंट्स के लिए तो कहना ही नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट रिव्यू। वैसे तो आप लोग स्टोरी सुनते हैं तो पिछले भाग के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूँ। और वो ये है कि पिछले भाग में कुछ खास तो था नहीं। आपने सुना ही था, निया एंड कनिष्का थोड़ा सा एक दूसरे के साथ अच्छा मोमेंट स्पेंड करते हैं। हालांकि उन दोनों की बातें बहुत कम होती हैं, इस वजह से वो बड़ी बात थी कि उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बात हुई थी उस दिन। एक्चुअली ऐसा होता है, जब लोग ज़्यादा समझदार हों तो उनके बीच फालतू की बकबक नहीं होती। इसीलिए उन दोनों के बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग या उनकी जो भी केमिस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। इसीलिए उनके बीच बातें कम होती थी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उनकी रिलेशंस अजीब लगती थी। जहाँ ज़रूरत होती थी वहाँ पूरी बात होती थी, जहाँ नहीं ज़रूरत होती थी वहाँ सिर्फ प्रैक्टिकली कुछ नहीं। तो ये था हमारा अब तक का प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे। हालांकि कनिष्का ने आज अपना पूरा समय निया को देने के लिए पहले से ही सोच लिया था, लेकिन कहते हैं ना कि हम कुछ और प्लान करते हैं और हमारी किस्मत कुछ और प्लान करती है। निया पहले ही नीचे जा चुकी थी और करीब आधे घंटे बाद यानी कि करीब 10:30 बजे कनिष्का भी रेडी होकर नीचे जाने लगी। लेकिन अभी वो सीढ़ियों तक ही पहुंची थी कि तभी उसके फ़ोन पर कुछ नोटिफिकेशंस आईं। कनिष्का चलते चलते फ़ोन को निकाल कर देखने लगी। जब उसने देखा तो उस पर एक वीडियो नोटिफिकेशंस थी जो शायद किसी एशियन किलर 07 के मेंबर ने भेजा था। कनिष्का ने जब उस नाम को देखा तो वह पहचान गई, क्योंकि ये वही मेंबर था जो रिया और विधि के इस समय पीछे था, यानी कि हिडन रूप से रिया की रक्षा कर रहा था। उसमें उस वीडियो को देखकर कनिष्का रुक गई और उसे सीढ़ियों पर खड़े होकर के ही प्ले करके देखने लगी। जैसे जैसे वो वीडियो को देखती जा रही थी वैसे वैसे उसकी आंखों का एक्सप्रेशंस बदलता जा रहा था। काफ़ी वक्त हो चुका था और कनिष्का ने अपना पुराना रूप बहुत पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन आज जो वीडियो उसके सामने चल रही थी, अचानक उसे देखने के बाद उसकी आंखों में वही पुराना खूंखार एक्सप्रेशन छा गया। उसमें रिया थी जो इस समय मिस्टर प्रणव कपूर के घर के बाहर थी और अपने घुटनों पर बैठी हुई थी। एक नौकर उसे ज़बरदस्ती वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही कनिष्का ने देखा तो वो पूरी तरह से समझ गई कि आज संडे था, तो इसका मतलब ज़रूर रिया विधि से मिलने गई होगी और मिस्टर प्रणव कपूर ने अपने किसी सर्वेंट से कहकर रिया को धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। उस वीडियो को रिया के राइट एंगल से शूट किया गया था, जिसमें रिया का फेस थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। कनिष्का यहीं से उसकी तकलीफ़ों को महसूस कर सकती थी। अचानक गुस्से की वजह से उसने अपने हाथ की मुट्ठियाँ कस ली और उसकी आंखों में अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा था। उसने अपने फ़ोन को कस के पकड़ लिया। हालांकि फ़ोन ऑफ हो गया, पर इसके बाद भी कनिष्का का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो कुछ सोचने लगी। हालांकि उसने अभी निया से वादा किया था कि वो कल के लिए दिल्ली जाएगी, लेकिन अभी की सिचुएशंस देखकर उसे रहा नहीं जा रहा था और उसने अपनी उसी नज़रों से नीचे के हालात को देखा। निया डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। घर के बाकी लोग भी थे, बस कोई नहीं था तो वो दादाजी और अंकल। कनिष्का ने मन ही मन कुछ डिसाइड किया और वो नीचे जाने लगी। नीचे जाने के बाद उसने सबकी तरफ अपनी नज़रें घुमाई और फिर देविका मॉम के पास टिकाते हुए बोली, मॉम, मुझे अभी के अभी दिल्ली निकलना है। आप निया की हेल्प करा दीजिए पैकिंग करने में, प्लीज़। हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है। ये कहकर उसने निया की तरफ देखा। निया कन्फ्यूजन के मारे उसे देख रही थी। अचानक क्या हो गया? क्या अभी मॉर्निंग टाइम में उन लोगों ने ये नहीं डिसाइड किया था
कि वो मंडे को दिल्ली जाएंगे, फिर आज ये सब। पर निया ने कनिष्का की आंखों में जो कॉन्फिडेंस देखा, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कनिष्का से कुछ आगे पूछ पाए। लेकिन फिर भी ये कोई छोटी बात नहीं थी। निया कनिष्का से ये सब पूछना चाह रही थी, लेकिन कनिष्का ने उसकी तरफ न देखकर अपनी नज़रें अपनी मॉम की तरफ घुमा ली। यहाँ तक कि मिसेस देविका भी इस बात से काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी, लेकिन वो ये बात नहीं भूल सकती थी कि अगर कनिष्का ने कहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा। निया के भी दिमाग में सेम चीज़ें चल रही थी। वो ब्रेकफास्ट करते करते रुक गई और उसने उसे छोड़ दिया। वहाँ से निया उठने ही वाली थी कि तभी कनिष्का ने कहा, निया ब्रेकफास्ट करके जाओ, लेकिन थोड़ा जल्दी। निया ने अच्छे बच्चों की तरह अपना सिर हामी में हिला दिया और वो ब्रेकफास्ट करने लगी। हालांकि कनिष्का भी नाश्ता करने के लिए ही नीचे आई थी, पर अब उसका मूड ऑफ हो चुका था। वो वहाँ से दूसरी साइड में चली गई और वहाँ से जाने के बाद उसने डेविड को 2 टिकट बुक करने के ऑर्डर दिए। डेविड से कॉल पर बात करने के बाद कनिष्का सीधे ऊपर आ गई। उसकी आंखों में जो इस समय एहसास उमड़ रहा था, उसे देखकर उसे किसी ने नाश्ता करने के लिए भी नहीं कहा। आखिर कोई ये भूल नहीं सकता था कि वो कनिष्का यदुवंशी है। अभी भी उसके अंदर का पहले वाला इंसान जिंदा है। कनिष्का ऊपर आते ही कनिष्का ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। पहले वो रेडी हुई, फिर उसके बाद अपनी पैकिंग करने लगी। अभी वो अपनी पैकिंग कर ही रही थी कि तब तक निया देविका मॉम के साथ ऊपर आ गई और उसने कनिष्का को पूरी तरह रेडी होते हुए देखा, तो वो समझ गई कि अब वो कुछ भी नहीं पूछ सकती थी, तो उसे बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा कनिष्का ने कहा। और वो भी देविका मॉम के साथ अपनी पैकिंग में लग गई। कनिष्का ने अपना बैग रेडी कर लिया और फिर उसके बाद उसने निया की तरफ देखा। निया से फिर उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि निया पूरी लगन से अपना काम कर रही थी, तो इसका मतलब साफ था कि उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं थी। कनिष्का चुपचाप स्टडी रूम में आ गई। स्टडी रूम में आते ही उसकी आंखों में एक बॉसी ऑरा दिखने लगा और वो टेबल पर रखे लैपटॉप को ऑन करके कुछ करने लगी। कुछ देर के बाद कुछ मेल्स उसने भेजे और फिर कुछ इम्पोर्टेंट्स कॉल किए। कनिष्का ने अपने लॉयर बख्शी को, जो कि इस समय दिल्ली की सभी लीगल चीज़ों को संभालते थे, उनके पास कॉल किया और कुछ इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स रेडी कराने के ऑर्डर दिए। कनिष्का के दिमाग में क्या चल रहा था किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर वो कुछ करने के लिए कह रही है तो इसका मतलब उसने आगे की सोच ली है। देखते ही देखते धीरे धीरे 11 बज गए और अब टाइम उससे ऊपर होने लगा। निया धीरे धीरे रेडी हो गई और अब वो जाने के लिए नीचे बैग्स लेकर आ गई। एक सर्वेंट उसके पीछे उसका बैग लेकर खड़ा था। जल्दी ही कनिष्का ने उसे देखा और अपनी मॉम के पास जाकर उनसे आखिरी विदाई ली। कनिष्का की मॉम अब भी उसे कन्फ्यूजन भरी नज़रों से देख रही थी, लेकिन जाते जाते कनिष्का को पता था कि अपने मॉम के टेंशन को दूर कैसे करना है। उसने उन्हें मुस्कुरा कर देखा और हल्का सा अपना सर हामी में हिला दिया। जब उसकी मॉम ने कनिष्का का ये एटीट्यूड देखा तो वो रिलैक्स हो गई। उन्हें पता था कि उनकी बेटी दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो कोई भी काम अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए करेगी। कनिष्का जैसे ही निया के साथ इंट्रेंस पर आई तो डेविड वहाँ पहले से ही उसकी गाड़ी तैयार करके खड़ा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यूँ अचानक सा निया और कनिष्का दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, पर ये सब सच हो रहा था। जल्दी ही उनकी कार यदुवंशी पहले से धीरे धीरे बाहर निकल गई और देखते ही देखते करीब आधे घंटे बाद वो लोग मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच गए। कनिष्का सीधे निया के साथ अंदर चली गई। बाकी काम डेविड और उसके बॉडीगार्ड्स देख लेंगे। लेकिन डेविड को कुछ डाउट हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कनिष्का अचानक दिल्ली क्यों जा रही है। जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट के अंदर घुसे तो डेविड ने कनिष्का के पास जाते हुए कहा, बॉस, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? इस पर कनिष्का ने डेविड की तरफ एक नज़र भी नहीं देखा और उसने बिना देखे कहा, नहीं।
मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूँ, इसीलिए मेरे आने तक का वेट करो। ये सुनकर डेविड हैरान हो गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी बॉस हमेशा से ही ऐसी ही थी, तो उसे इसमें सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। वो तो कुछ समय मिया के प्यार का असर था, जो कनिष्का की आंखों में नरमी दिखने लगी थी। लेकिन तभी जाते जाते कनिष्का रुक गई। निया अभी कुछ दूर पीछे ही थी, जो शायद कुछ कर रही थी। कनिष्का ने कुछ सोचा और उसने डेविड की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। जैसा कि हमने तय किया था, 1 महीने बाद हम निया को दिल्ली छोड़ कर आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, निया आज से निया कनिष्का यदुवंशी है। इतना कहने के बाद कनिष्का ने निया की तरफ देखा और उसे जल्दी आने का इशारा किया। निया जैसे ही उसके पास आई, उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रख लिया। डेविड अब भी कनिष्का को हैरानी से देख रहा था, लेकिन अचानक कुछ देर बाद वो मुस्कुराने लगा। तो मौसम बदल चुका था। डेविड बेवकूफ़ नहीं था, वो सालों से कनिष्का के साथ था और वो अब तो इतना जान ही चुका था कि उसकी लेडी बॉस कनिष्का के निया के प्यार में पागल हो चुकी है। कनिष्का जब भी मुंबई से बाहर जाती थी, तो डेविड उसकी परछाई बनकर उसके पीछे उसका सभी बिजनेस और यहाँ तक कि फैमिली के प्रोटेक्शंस भी देखता था, और इसीलिए कनिष्का उसे कभी भी अपने साथ नहीं ले जाती थी। इसकी वजह ख़ास तौर पे जब दिल्ली जाना हो तो उसकी ऑलरेडी वहाँ पर टीम तैयार रहती थी। धीरे धीरे वो लोग बोर्डिंग एरिया की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी रास्ते में निया कनिष्का की पकड़ से थोड़ी सी छूट गई और वो कुछ देखते हुए चल रही थी। कनिष्का का भी ध्यान अपने फ़ोन में था। शायद उस वक्त वो कुछ ज़रूरी मेल्स चेक कर रही थी। जब से उसके बॉडीगार्ड ने उस वीडियो को भेजा था, तब से कनिष्का बार बार अपनी फ़ोन की तरफ देख रही थी और उसे अगली इन्फॉर्मेशंस का वेट रहता था। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि तब तक उस हड़बड़ाहट में निया किसी इंसान से टकरा गई, और जैसे ही वो टकराई, उस इंसान का कुछ सामान नीचे गिर गया। कनिष्का थोड़ा सा आगे निकल चुकी थी। उसने निया को टकराते हुए नहीं देखा। उसे लग रहा था कि निया उसके साथ ही चल रही है। इधर निया जब उस इंसान से टकराई तो वो आदमी निया को घूर कर देखने लगा। निया का सर अभी नीचे था और वो निया से काफ़ी हाइट में ज़्यादा था। ब्लैक बिजनेस सूट, गोल गला, गले में सिंगल मोतियों की माला और आंखों में एक रौबदार एहसास। चेहरा गोरा, लाल और हाइट करीब 5.5 फुट। वो आदमी निया को अब भी घूर कर देख रहा था, जो नीचे उस सामान को देख रही थी, जो अभी अभी उस आदमी से टकराने पर गिरा था। शायद वो पासपोर्ट था। निया ने कन्फ्यूजन के मारे उस पासपोर्ट को उठाया और अब फाइनली उसने अपनी नज़रें ऊपर घुमाते हुए उस पासपोर्ट को उसे बढ़ाते हुए बोली, अब आई एम सो सॉरी अंकल, मैंने देखा नहीं है। जैसे ही निया ने अपनी नज़रें उस आदमी की तरफ घुमाई, तो अचानक उस आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। जो कुछ देर पहले गुस्से में था, ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया, और इस समय उसकी आंखों में हैरानी और एक अजीब सा छुपा हुआ एहसास था। निया उस आदमी को लापरवाही तरीके से देख रही थी और उसने उसके सामने पासपोर्ट कर दिया। वो इंतज़ार कर रही थी कि अब आगे बढ़कर वो अननोन पर्सन उस पासपोर्ट को लेगा, लेकिन वो इंसान निया को देखने में इतना खो चुका था कि उसे तो मानो किसी चीज़ का होश ही नहीं था। उधर कनिष्का ने निया को जब अपने आसपास महसूस नहीं किया, या फिर यूँ कह लें कि कोई हरकत नहीं सुनी, तो वो रुक गई और उसने पीछे मुड़कर देखा। जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि कोई आदमी जो अच्छा खासा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है, वो निया के सामने खड़ा है और निया उसे हैरानी और कन्फ्यूजन भरी नज़रों से देख रही है। कनिष्का अचानक रुक गई और वो धीरे धीरे कदमों के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। निया अब भी उस आदमी को पासपोर्ट देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इंसान ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने न जाने कौन सी दुनिया में खो चुका हो
और अब उसे अगल बगल किसी चीज़ का होश ही नहीं था। उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड्स थे और वो सब भी अपने बॉस को ऐसी अजीब हरकत करते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कह सके। उस आदमी ने कुछ भी नहीं कहा। मियाँ ने फिर से उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए कहा, हेलो अंकल, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? ये आपका पासपोर्ट मुझसे गिर गया टकराने की वजह से। क्या आप इसे लेना नहीं चाहेंगे? मियाँ अपनी बातें कह रही थी, लेकिन अब भी उस इंसान पे कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे कनिष्का उस आदमी से करीब 1 कदम की दूरी पर आकर खड़ी हो गई। निया ने कनिष्का की तरफ ध्यान नहीं दिया और उस आदमी ने भी निया के अलावा किसी और की तरफ ध्यान नहीं दिया। कनिष्का का ध्यान निया पर नहीं था। वो पीछे से खड़े बॉडीगार्ड्स के साथ उस आदमी को पहचानने की कोशिश कर रही थी, या यूँ कह लें कि शायद पहचान गई थी। काफ़ी देर तक बोलने के बाद फाइनली उस आदमी को होश आया और उसने थोड़ा सा अपनी एम्बैरेसिंग एक्सप्रेशंस को छुपाते हुए इधर उधर देखा और फिर उसने निया के हाथ से पासपोर्ट ले लिया। वो कुछ कहना चाहता था। जैसे ही उसने पासपोर्ट लिया, निया वहाँ से जाने के लिए मुड़ गई। तभी उस आदमी ने कहा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? निया ने जैसे ही उस आदमी की आवाज़ को सुना तो वो अचानक अपनी जगह पर रुक गई। उसे न जाने क्यों कुछ अजीब सी फीलिंग्स हुई। अभी तक तो उस आदमी ने कुछ भी नहीं बोला था, तो फिर उसने भी कुछ खास महसूस नहीं किया था। लेकिन जब उस आदमी ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो निया को कुछ अंदर से अजीब सा फील हुआ। लेकिन क्या? निया जाते जाते रुककर उस आदमी को देखने लगी। इस वक्त उस इंसान की आंखों में एक अजीब सा एहसास दौड़ रहा था। निया उसे समझने की कोशिश कर रही थी। निया ने फाइनली कुछ कहने के लिए अपने होठ हिलाए, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, कनिष्का ने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींच लिया और उसने धीरे से कहा, निया चलो, हमें लेट हो रहा है। तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो? जैसे ही उस इंसान ने कनिष्का की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। कुछ देर पहले जो उसकी आंखों में शांत एहसास था वो अचानक गायब हो गया और इसकी जगह पर एक गुस्सा और नफरत की भावना दिखने लगी। कनिष्का की आंखों में अब भी नरमी थी, क्योंकि उसकी बाहों में निया थी और निया के सामने तो वो कभी भी गुस्से में नहीं देख सकती थी। कनिष्का के आने के बाद निया सब कुछ भूल गई और वो मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोली, चलो। वो दोनों वहाँ से जाने लगे, लेकिन निया ने उस अननोन इंसान की तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों में जो एहसास था उसने उसे नोटिस नहीं किया। वो आदमी अब भी कनिष्का को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। वो दोनों उस इंसान से करीब 5 कदम की दूरी पर आ गए। अब जैसे ही कनिष्का ने अगला स्टेप बढ़ाया, उसने घूर कर पीछे देखा। कुछ सेकंड्स के अंदर सिर्फ कनिष्का नॉर्मल से खतरनाक दिखने लगी और उस इंसान को देखते समय उसकी आंखों में जो भयानक लुक था, वो चीख चीख कर उस इंसान से कह रहा था कि खबरदार जो तुमने निया की तरफ अपनी नज़रें घुमाई। वो आदमी कनिष्का की आंखों में उस वार्निंग को साफ साफ देख पा रहा था, लेकिन उसकी भी आंखों में सेम एक्सप्रेशंस था, जैसे वो आंखों ही आंखों से कह रहा हो कि मैं भी देखता हूँ कब तक तुम निया को मुझसे दूर रख पाती हो। उन दोनों के पास अपने अपने बॉडीगार्ड्स थे और दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई भी किसी से कम नहीं था। तो आखिर ये इंसान कौन था जो निया को कनिष्का से दूर करने के लिए इतना बेताब था? एक बात तो साफ थी कि वो इंसान कनिष्का का जरूर पुराना दुश्मन था, लेकिन निया के साथ उसका क्या रिश्ता था? क्या कुछ और भी है? तो इसका जवाब है हाँ, अभी बहुत कुछ बाकी है। कनिष्का फाइनली नज़रें घुमाते हुए आगे बढ़ गई और वो डेविड से आखिरी विदा लेने के बाद अंदर चली गई।
पर जो इंसान अभी अभी निया से टकराया था वो अब भी उसी जगह पर था और वो निया की तरफ सीधे होकर के एक टक बिना पल के झपकाए देखे जा रहा था। उसके बॉडीगार्ड, असिस्टेंट और बाकी लोग भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उसके बॉस को उस लड़की में ऐसा क्या दिखा जो वो इतनी देर से बर्फ की तरह एक ही जगह पर जमे हुए हैं। काफ़ी देर तक, जब तक निया उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई, तब तक वो इंसान वहीं खड़ा रहा और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ गया। जल्दी ही सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद कनिष्का और निया फ्लाइट में बैठ गए और अब निया पूरी तरह से कनिष्का की बाहों में बैठी हुई थी। वो अब भी कनिष्का से पूछना चाहती थी कि अचानक उसने अपना प्लान क्यों चेंज कर दिया। हालांकि वो ये सब जानना चाहती थी, लेकिन कनिष्का की आंखों में अभी इस समय कोई नरमी नहीं थी, जिसे देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ भी पूछे। जब कनिष्का काफ़ी देर बाद पूरी तरह से रिलैक्स हो गई, तो उसे लगा कि उसने जो कुछ भी किया वो निया के लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। तो क्या उसे इसका रीज़न नहीं बताना चाहिए? कनिष्का निया को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो इस सच्चाई को उससे छुपा सकती थी। आखिर दिल्ली जाने के बाद तो ये पता चल ही जाएगा कि कनिष्का इतनी जल्दबाजी में क्यों आई है। उधर रिया अब भी मिस्टर प्रणव कपूर के गेट के बाहर इंतजार कर रही थी। काफ़ी काफ़ी दिन हो गए थे। मिस्टर अर्नव कपूर की वजह से रिया और विधि काफ़ी दिनों से एक दूसरे को देखने के लिए तरस गई थी और जब आज उससे रहा नहीं गया, जब उसकी पेशेंस लेवल पूरी तरह से ख़त्म हो गया, तब जाकर के रिया खुद मिलने आ गई। पर आते ही उसे वहाँ के सर्वेंट ने मिस्टर कपूर के कहने पर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन प्यार, पागल, अंधा सब कुछ होता है। जब तक रिया विधि को एक बार देख नहीं लेती, तब तक वो वहाँ से नहीं जाने वाली थी और इसी जिद में वो गेट के बाहर ही बैठी रही। उधर निया और कनिष्का की फ्लाइट ने आसमान में उड़ान भर दी और धीरे धीरे उनका सफ़र शुरू हो गया। 2 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली कनिष्का और निया दिल्ली एयरपोर्ट पर आ गए। निया को अभी यकीन नहीं हो रहा था कि मॉर्निंग में उसने अभी अभी तो मुंबई में नाश्ता किया था और लंच टाइम में वो दिल्ली आ गई। कनिष्का के साथ रहकर सब कुछ पॉसिबल था। कनिष्का की आंखों में एक अलग ही एहसास था, या यूँ कह लें कि एक अलग ही हिडन गुस्सा था जो शायद निया देख नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कनिष्का ने दिल्ली में जैसे ही पैर रखा, उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जिसमें कुछ अच्छा भी था तो कुछ बुरा भी था, पर जो भी था वो सिर्फ एक पास्ट था। अब कनिष्का जब यहाँ से वापस जाएगी तो यहाँ ज़रूर कुछ अच्छी यादें ही छोड़ कर जाएगी। धीरे धीरे वो लोग दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आ गए, जहाँ पर कनिष्का के बॉडीगार्ड्स ऑलरेडी उसका इंतज़ार कर रहे थे। निया ने जैसे ही ये सब देखा तो वो समझ गई कि कनिष्का ने सारी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। अब उसके दिल में कई सारे सवाल उठने लगे और थोड़ा बहुत डर भी था। क्या कुछ ऐसा था जो कनिष्का उसे नहीं बताना चाहती थी? लेकिन इतना भी कुछ सीरियस नहीं था, फिलहाल कनिष्का के लिए तो नहीं था। पर जैसे ही कार से वो लोग कपूर हाउस की तरफ बढ़ने लगे, निया ने अपनी सवालिया नज़रों से कनिष्का की तरफ देखा। जब कनिष्का ने ये नोटिस किया कि निया उसे देख रही है, तो उसने बड़ी ही नरमी के साथ उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। हालांकि कनिष्का मुस्कुरा रही थी, लेकिन निया उसके चेहरे की मुस्कुराहट को पकड़ सकती थी। वो जानती थी कि ये फेक स्माइल है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो कनिष्का से कुछ भी नहीं पूछ पा रही थी। धीरे धीरे उनकी कार कपूर हाउस की तरफ बढ़ रही थी और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, निया के दिल का डर बढ़ता जा रहा था। शायद निया कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी और उसकी वजह ये थी कि इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद भी कनिष्का ने उससे कुछ भी नहीं कहा। उधर रिया अब भी गेट के सामने बैठी थी। 2 से 3 घंटे हो गए थे, वो अब भी वहीं पर थी, या यूँ कह लें कि इससे भी ज़्यादा समय हो गया था।
रिया बाहर परेशान हो रही थी और विधि अंदर परेशान थी। वो बार बार अपने डैड को दरवाज़ा पीटते हुए आवाज़ दे रही थी कि प्लीज़ एक बार उसे रिया से मिलने दें, फिर वो उसे समझा देगी कि रिया उससे कभी न मिलने आए। लेकिन मिस्टर प्रणव कपूर कहाँ किसी की सुनने वाले थे। पर बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है, या यूँ कह लें कि कर्मों का फल सामने आता ही है। और वो जल्दी ही चल करके उनके पास आ रहा था। इधर रिया गेट पर अब भी थी तो अचानक उसने पीछे से किसी कार के हॉर्न की आवाज़ सुनी। वो किसी दूसरे की कार थी। जैसे ही वो कार अंदर गई, रिया को मौका मिल गया और गेट खुलने के बाद वो सीधा बॉडीगार्ड की नज़रों से बचते हुए अंदर आ गई। हालांकि अंदर जाने के बाद उस वॉचमैन ने रिया को देख लिया, लेकिन रिया इतनी तेज़ी से अंदर आई कि वो उसे पकड़ न सका। रिया जैसे ही अंदर आई वो गेट पर खड़ी हो गई, क्योंकि मिस्टर प्रणव कपूर ने फिर से बाहर आते ही उसे रोक लिया। रिया उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। उसकी हालत अब तक बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि पूरा दिन वो धूप में बैठी रही और अब जब मिस्टर प्रणव कपूर उसके सामने थे तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपने हाथ जोड़ लिए। घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ अंकल, एक बार विधि से मिल लेने दीजिए। उससे मिलने के बाद आपसे वादा करती हूँ कि मैं चली जाऊँगी। बस एक बार उसे देख लेने दीजिए कि वो ठीक तो है ना। जैसे जैसे रिया अपनी बातें पूरी कर रही थी, मिस्टर प्रणव कपूर की आंखों में हैवानियत छा रही थी। उन्हें रिया की बातें एकदम यूजलेस लग रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी उसे ख़त्म कर देंगे। उन्होंने एक बार फिर से अपने सर्वेंट को देखकर चिल्लाते हुए कहा, इस लड़की को बाहर निकाल कर फेंक कर आओ। दोबारा अगर ये यहाँ आई तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। जैसे ही उस नौकर ने अपने ऑनर की ऐसी बातें सुनी तो वो झट से अपना काम करने लगा और उसने रिया की बाहों को पकड़ लिया और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करने लगा। रिया अब भी रो रही थी, परेशान हो रही थी। उसके दिल में जो दर्द था, जो विधि से बिछड़ने की तड़प थी, वो उसकी पल पल जान ले रही थी। या यूँ कह लें कि रिया वक्त के साथ साथ कई सारी मौत मर रही थी। अपने प्यार से बिछड़ने का एहसास ही इंसान को अंदर तक झकझोर कर रख देता है और रिया अभी उन्हीं हालातों से गुजर रही थी। यहाँ रिया परेशान थी, वहाँ अंदर विधि परेशान थी। अचानक वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी। जैसे ही उसके रूम के बाहर खड़े उस सर्वेंट ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो घबरा गया और उसने झट से दरवाज़ा खोल दिया। वो ये देखने के लिए अंदर गया कि आखिर रिया के साथ, विधि के साथ क्या गलत था। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, विधि बिजली की रफ्तार से बाहर निकल गई और वो एक सेकंड की देरी किए बिना ही सीधा एंट्रेंस पर आ गई। उसे पता था कि रिया अब भी उसका वेट कर रही होगी, क्योंकि जब रिया उसके पास उससे मिलने के लिए मॉर्निंग में आई थी तब उसके डैड ने उन दोनों को बात करते हुए देख लिया था और विधि को घसीटते हुए अंदर ले जाकर रूम में लॉक कर दिया। विधि और रिया तब से परेशान थी और अब करीब शाम के 3 बज चुके थे। रिया जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ी तब तक अचानक सा पीछे से उसने विधि की आवाज़ सुनी। विधि किसी पागल की तरह चिल्लाते हुए उसके पास आ रही थी। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि इनके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ एक दिन के लिए तो नहीं था। इसका मतलब था कि काफ़ी पहले से मिस्टर प्रणव कपूर ये सब खेल खेल रहे थे। रोनित कपूर घर पर नहीं था, वो कहीं बाहर गया हुआ था। रिया जैसे ही पीछे मुड़ी कि अगले ही पल विधि सीधा आकर उसके गले से लग गई और जैसे ही रिया विधि दोनों एक दूसरे के गले लगी तो उनकी आंखों से बेशुमार आंसू गिरने लगे। रिया के डैड अचानक सा
विधि के डैड अचानक सा उसे यहाँ देखकर चौंक गए और उन्होंने हैरानी से उस नौकर की तरफ देखा जो इस समय काफ़ी शर्मिंदा और लाचारी भरी नज़रों से उन्हें देख रहा था और उसकी आंखों में डर भी था। उन्होंने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और वो धीरे से आगे बढ़ते हुए विधि के पास गए। उन्होंने उसे जोर से पकड़कर खींचा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया और गुस्से में बोले, बेशरम लड़की, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी घटिया और वाहियात औलाद निकलोगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं तुम्हें जान से मार देता। अच्छा होगा कि तुम इस लड़की से कह दो कि यहाँ से चली जाए और दोबारा यहाँ कभी आने की हिम्मत ना करे, वरना मैं इसे। इतना कहकर वो रुक गए। विधि की आंखों में डर दिखने लगा। वो समझ गई कि उसके डैड रिया को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे थे। वो अचानक उन्हें लाचारी भरी नज़रों से देखने लगी, जैसे वो रिक्वेस्ट कर रही हो, प्लीज़ डैड, मेरे साथ कुछ भी करिए पर रिया को कुछ भी नुकसान मत पहुंचाइएगा, वरना मैं मर जाऊंगी। लेकिन मिस्टर प्रणव कपूर की आंखों में एक कठोरता थी जो इस समय गुस्से में बिल्कुल आग बबूला हो रहे थे। उन्होंने उसी अंदाज में अपने सर्वेंट की तरफ देखा। उस सर्वेंट ने जैसे ही उन्हें अपनी तरफ देखते हुए पाया तो वो समझ गया कि उनका क्या मतलब है। वो धीरे धीरे विधि की तरफ बढ़ने लगा और उसने विधि की बाहों को पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए बड़ी ही बेरहमी से बिहेव करने लगा। विधि और रिया एक दूसरे को लाचारी भरी नज़रों से देख रही थी। विधि अचानक अपने डैड के सामने हाथ जोड़कर बोलने लगी, डैड प्लीज़, प्लीज़ ऐसा मत करिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? रिया बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज़, मैं उसके बिना मर जाऊंगी डैड, प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़। अचानक अपनी बात कहते कहते विधि ज़मीन में गिर गई और वो अपने डैड के पैरों में लगभग पड़ने ही वाली थी। कपूर हाउस के एंट्रेंस से वो नौकर रिया को खींचते हुए बीच में ले आया और अब कुछ दूर तक ही गेट बचा था। अभी वो दोनों बाहर जा ही रहे थे कि तब तक 3 कार सीधा कपूर हाउस के अंदर आ गई। तीनों ब्लैक कलर की मर्सिडीज थी जो शायद लास्ट टाइम मिस्टर अर्नव कपूर के घर पर देखी गई थी। अचानक उन सभी गाड़ियों को देखकर मिस्टर प्रणव कपूर हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी महंगी गाड़ियों में आया कौन था। हालांकि जब उन्होंने इन सभी कारों को देखा था तो उस वक्त रात थी और जिसकी वजह से वो उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। उधर कार के अंदर बैठी निया भी हैरानी से कनिष्का को देखने लगी। आखिर कनिष्का यहाँ क्यों आई है? हालांकि वो ज़रूर विधि से मिलना चाहती थी, लेकिन क्या कनिष्का को सबसे पहले निया के घर नहीं जाना चाहिए था? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी उससे पूछ पाती या कनिष्का उससे कह पाती, अचानक निया की नज़र सामने के नज़ारे पर पड़ी, जहाँ पर एक नौकर विधि और रिया के कुछ दूरी पर खड़ा था। इस समय उस नौकर ने रिया के बाहों को जोर से पकड़ रखा था और उसकी आंखों में जो रिया के प्रति बेरहमी थी वो साफ साफ दिख रही थी। कनिष्का ने भी उस नज़ारे को एकदम साफ सुथरी और सही तरीके से देखा। इस समय उसकी आंखों में जो नरमी थी अब धीरे धीरे गायब होने लगी। जैसे ही उनकी कार रुकी, ड्राइवर ने जल्दी से उन दोनों के गेट्स को ओपन किया। कनिष्का अपने पुराने खूंखार अंदाज में बाहर निकली। हालांकि उसने हमेशा की तरह अपने सिंपल कपड़ों को ही कैरी किया हुआ था, लेकिन जो उसकी आंखों में इस समय एहसास या गुस्सा, जो चेहरे पर एक्सप्रेशंस था वो काफ़ी डरावना था। जैसे ही मिस्टर प्रणव कपूर ने कनिष्का को अचानक यहाँ देखा तो उनकी आंखों में भी सेम हैरानी और उनके दिल में थोड़ा सा डर उठ गया। इतने दिनों में वो इतना तो जानते ही थे कि रिया कनिष्का की फ्रेंड है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि कनिष्का रिया के लिए इतनी दूर से अचानक से यूँ आ जाएगी। रिया की नज़रें अब भी विधि की तरफ थी, लेकिन मिस्टर कपूर विधि की नज़रें कनिष्का पर थी। रिया अचानक कंफ्यूज हो गई और उसने उसी कन्फ्यूजन और हैरानी के साथ पीछे मुड़कर देखा।
और जैसे ही उसकी नज़र कार के बगल में खड़ी कनिष्का पर पड़ी तो उसकी आंखों में कई सारे एहसास जगने लगे। पहले तो वो हैरान हो गई कि अचानक कनिष्का उसके सामने कैसे आ गई। कहीं वो सपना तो नहीं देख रही थी, पर ये सारी चीज़ें हकीकत थीं। और जैसे ही रिया को इसका एहसास हुआ, अचानक उसकी आंखों में आंसू आने लगे और उसकी लाचारी साफ साफ दिखने लगी। कुछ देर पहले तक जो उसे अपने अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी महसूस हो रही थी, वो पूरी तरह से गायब हो गई और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी मिट्टी के बर्तन की तरह अभी बिखर जाएगी। सच में, जब हमें कोई सहारा देने के लिए आ जाता है तो हम अपनी कमज़ोरी को खुल के दिखाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हालांकि रिया ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन कनिष्का को देखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। कनिष्का एकटक रिया की तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी नज़र रिया पर नहीं थी। फिर कहाँ थी? कनिष्का की नज़र उस नौकर पे थी जिसने रिया को बड़ी ही बेरहमी से पकड़ रखा था। कनिष्का अपनी खतरनाक नज़रों से उसे देख रही थी। जैसे ही उस नौकर ने अपने ऊपर उसकी नज़रों को महसूस किया तो अचानक उसे अपने दिल में एक डर सा महसूस हुआ। हालांकि वो नौकर कनिष्का को बिल्कुल भी नहीं जानता था, लेकिन जिस तरह से कनिष्का अपनी खूंखार नज़रों से उसे देख रही थी, ना चाह कर भी उसे अपने दिल में एक डर सा महसूस हुआ और उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसके हाथों की पकड़ रिया पर से ढीली होने लगी। कनिष्का अब भी अपनी कार के पास डोर के बगल में खड़ी थी और उसके दूसरी तरफ निया भी अभी डोर के बगल में ही खड़ी थी। कनिष्का के 8 बॉडीगार्ड्स निया और कनिष्का के बगल में आधे आधे भाग में बटे हुए थे और वो भी अपनी शांत खूंखार नज़रों से सामने के नज़ारे को देख रहे थे, पर किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। उन्हें इंतज़ार था कनिष्का के ऑर्डर का, लेकिन क्या उनकी ज़रूरत थी? नहीं। कनिष्का इस समय कोई 23 साल की लड़की नहीं लग रही थी, बल्कि एशियन किलर 07 की खतरनाक बॉस थी, जो अपनी खा जाने वाली नज़रों से सबको देख रही थी। कुछ देर पहले तक जिस माहौल में लाचारी, दुख और रोने का एहसास था, वो अचानक एक खौफनाक माहौल में बदल गया। जब उस सर्वेंट ने रिया के हाथों को छोड़ दिया, तब फाइनली कनिष्का ने अपनी नज़रें रिया के चेहरे पर डाली और जैसे ही उसने उसके सूजी हुई आंखों को देखा और उसके चेहरे पर वो लाचारी, तड़प और दुख को देखा, तो एक बार फिर से कनिष्का की मुट्ठियां गुस्से में बंद हो गईं, जिसे देखकर इस बार मिस्टर प्रणव कपूर की भी रूह कांप गई। तो गाइस, आज का एपिसोड बस यहीं तक रखते हैं। आगे क्या होगा, कनिष्का कैसे रिया और विधि के मैटर को हैंडल करेगी, क्या फिर से वो कोई कठोर स्टेप लेगी या फिर प्यार से समझाएगी, जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कि इश्का के साथ और सुनते रहिए नफ़रत और प्यार की एक फिर से अनोखी कहानी मेरे यानी इश्का के साथ। मुझे किसी से कुछ कहना है? कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। कोई ख़ास इंसान मेरा सब्सक्राइबर ही है जो शायद यूके की हैं, शायद नहीं 100% यूके की हैं, और उनकी बातें मुझे हर बार अच्छी लगती है। यही वजह होती है कि मैं उन्हें रिप्लाई देना पसंद करती हूँ, लेकिन कल के बाद से वो मेरी ख़ास बन गई हैं, क्योंकि कल मैंने उनके कमेंट्स को देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा टच्ड वाली फीलिंग्स आ रही थी। हालांकि उन्होंने जो लिखा था, अगर वही शब्द किसी और में लिखे होते हैं तो मुझे काफ़ी बुरा लगता, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में लिखा था, जिस केयर और कंसर्न के साथ उन शब्दों को लिखा था, मुझे इतनी दूर से भी वो फील हो रहा था। तो थैंक यू सो मच मैम, सच में आपने बिल्कुल सही मुझे जज किया कल के एपिसोड में। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि सभी लोग प्यार करते हैं, अपनापन से भी फीलिंग्स आती हैं और आप भी उनमें से एक हैं, लेकिन मेरे लिए कल के बाद से आप थोड़ा सा ख़ास हो गई हैं। इसकी वजह यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कल के एपिसोड में सच में कहीं खोई हुई थी। हालांकि वो इतना बुरा नहीं था, पर आपकी जो अगली बात थी, जो आपने कहा था इससे बेहतर हो सकता था, तो हाँ, इससे बेहतर हो सकता था। मैं सच में कहीं खोई हुई थी, कुछ उस वक्त मेरे दिमाग में चल रहा था, और इसकी वजह ये थी कि जब से मैंने अपनी खुद की स्टोरी आप सबके सामने ला कर रख दी, तब से मेरे दिमाग पर एक अलग ही गहरा असर हुआ था। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मेरे दर्द का एहसास था, लेकिन एक सच ये भी है
कि वो सिर्फ़ आप लोगों के लिए एक रियल लव स्टोरी थी, पर मेरे लिए मेरी लाइफ़ का हिस्सा था। इसीलिए जब मैंने उसे दोबारा से रिकॉर्ड किया तो 3 साल पहले की वो सारी यादें मेरे दिमाग में ताज़ा हो गईं और कहीं न कहीं एक दर्द और एक बेचैनी फिर से मेरे मन में पलने लगी और मैं काफ़ी समय से उससे लड़ रही थी, उससे बाहर आने की कोशिश कर रही थी। और इसी बीच जब मैं स्टोरी रिकॉर्ड करती तो एक खालीपन-सा, एक अधूरापन-सा सबको मेरी आवाज़ या फिर स्टोरी में महसूस हो रहा था। हाँ, कल भी मैं खोई हुई थी, आपने सही कहा। हालाँकि मैं पन्ने नहीं पढ़ रही थी क्योंकि मैं पन्ने नहीं पढ़ती हूँ। मैं स्टोरी को डायरी पे नहीं लिखती हूँ और ना ही कभी देख कर सुनाती हूँ। इसका रीज़न होता है क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं होता और दूसरा रीज़न होता है कि मुझे एक-एक शब्द, एक-एक चीज़ें याद रहती हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उसे लिखना वेस्ट ऑफ टाइम है। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया कि मैं कहीं खोई हुई थी कल के एपिसोड में। उसके बाद आपने जिस तरह से मुझे समझाया, वास्तव में ये बातें मेरे दिल को छू गईं और मैंने खुद को ढूँढना शुरू किया। मैंने इस स्टोरी की एंडिंग कल ही कर ली थी, लेकिन आपसे कुछ बात करने के लिए, बस अपने मन की बातों को कहने के लिए ही फिर से मैंने एंडिंग को दोबारा रिकॉर्ड किया है और उसमें कट पेस्ट करके ये ऐड कर रही हूँ। आई होप कि आज के एपिसोड में आपने मेरे अंदर वो पुराना वाला कॉन्फिडेंस नोटिस किया होगा और आपको ये अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको दिल से मेरी परवाह है और सभी लोगों को है। ये काफ़ी मुझे अच्छा लगता है और सच कहूँ तो ये चीज़ें मुझे और मोटिवेट करती हैं और अच्छा करने के लिए, पहले से बेहतर करने के लिए, और मैं वो करने की कोशिश भी करती हूँ हर वक्त, हर समय। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन सारी चीज़ें नहीं कहूँगी क्योंकि बार-बार मैं पुराने पलों को नहीं जीना चाहती, बल्कि एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। शायद आपने अब आज की स्टोरी में ये नोटिस भी किया होगा। हाँ, हालाँकि कल के एपिसोड में कुछ कमियाँ थी, पर मैं ये नहीं चाहती कि आगे से आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ कमियों पर ध्यान दें, क्योंकि प्लीज़, दिल से कह रही हूँ, मैं खुद उन कमियों को पूरा करने की ख़त्म करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें सच में बहुत तकलीफ़ देती हैं और इस चीज़ का मुझे एहसास है और अब मैं उससे बाहर आ चुकी हूँ। तो लास्ट टाइम की तरह मत करिएगा, मेरी बातों में खोकर स्टोरी के बारे में बताना मत भूलिएगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? आपको चेंजेस महसूस हुए? तो वो सारी चीज़ें मुझे बताइएगा। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा, आज से फिर से एक नया सीज़न शुरू हो रहा है। बस आप इसे इंटरमिशन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इस स्टोरी में नए-नए ट्विस्ट आने वाले हैं। तो आप सब स्टोरी और मेरे प्रति अपना इंटरेस्ट और प्यार बनाए रखिए, सुनते रहिए अपनी धड़कनों को थाम कर। तो फाइनली मैं आपके फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और एक बार फिर से लव यू ऑल दिल से।